गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शुभ्रा तिवारी, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सिरोही, राजस्थान। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स में सेकंड पेपर वेव्स एंड ऑसिलेशंस में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, डैम्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन पार्ट थर्ड। पिछली क्लासेस में हमने डैम्ड ऑसिलेटर के बारे में पढ़ा था। अब हमारा अगला टॉपिक है फोर्स्ड और ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर, प्रणोदित अथवा चालित सरल आवर्ती दोलित्र। जब किसी निकाय पर बाह्य आवर्ती बल लगाया जाता है तो निकाय को बल आवर्ती आवेग प्रदान करता है। अभी हमने जो पिछला ऑसिलेटर पढ़ा था उसमें किसी ऑसिलेटर पर या दोलित्र पर कोई बाह्य बल लगा हुआ नहीं था। अब इसमें जब किसी निकाय पर बाह्य आवर्ती बल लगाया जाता है तो निकाय को बल आवर्ती आवेग प्रदान करता है, जिससे अवमंदन बलों के विरुद्ध किए गए कार्य से ऊर्जा में हुई क्षति की पूर्ति होती है तथा निकाय लगातार दोलन करता रहता है। प्रारंभ में निकाय अपनी स्वाभाविक आवृत्ति अर्थात मुक्त कंपनों की आवृत्ति से दोलन करता है, लेकिन बाह्य आवर्ती बल इसे अपनी आवृत्ति से दोलन कराने का प्रयत्न करता है। अतः शीघ्र ही निकाय के मुक्त दोलन समाप्त हो जाते हैं तथा निकाय बाह्य बल की आवृत्ति से नियत आयाम के साथ दोलन करने लगता है। इसे दोलित्र की स्थायी अवस्था कहते हैं और इन दोलनों को प्रणोदित दोलन कहते हैं। निकाय पर आरोपित बल को चालक या ड्राइवर कहते हैं तथा निकाय को जो प्रणोदित दोलन करता है प्रणोदित अथवा चालित या ड्रिवन सरल आवर्ती दोलित्र कहा जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्रणोदित दोलन कर रहे कण पर किसी क्षण तीन बल लगते हैं। एक तो प्रत्यानयन बल जो कि नियत बिंदु से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और बल की दिशा विस्थापन की दिशा के विपरीत होती है। दूसरा होता है अवमंदन बल जो कि वेग के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इस बल की दिशा गति की दिशा के विपरीत होती है। और तीसरा होता है बाह्य आवर्ती बल जिसको कि हम F = F0 sin ओमेगा t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां F0 लगाए गए बल का आयाम है तथा ओमेगा लगाए गए बल की कोणीय आवृत्ति है। यदि प्रणोदित दोलन कर रहे कण का द्रव्यमान m है तथा किसी क्षण कण पर बल d2x/dt2 है तो हम ये कह रहे हैं यदि प्रणोदित दोलित्र कर रहे कण का द्रव्यमान m है तथा किसी क्षण कण का त्वरण d2x/dt2 है तो न्यूटन के गति के नियम से कण पर लगाया जाने वाला कुल बल हम लिख सकते हैं m d2x/dt2। तो चूंकि हमारे पास तीनों बलों के समीकरण भी है तो प्रणोदित सरल आवर्ती दोलित्र का समीकरण हम लिख सकते हैं m d2x/dt2 = -λ dx/dt -kx + f0 sin ओमेगा t। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 1। m डिवाइड करके हम लिख सकते हैं d2x/dt2 = -λ/m dx/dt -kx + f0/m sin ओमेगा t। इसको हम लिख सकते हैं d2x/dt2 साइड चेंज करके +λ/m dx/dt +k/m x = f0/m sin ओमेगा t। मान लीजिए यह है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। मान लेते हैं λ/m को हम 2r, जो कि हमने सिंपल जो पिछला टॉपिक था हमारा डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर उसमें जो सब्स्टिट्यूशंस लिए थे वही ले रहे हैं। λ/m को हम 2r लिखते हैं जो कि इक्वल टू होता है 1/2 टो के f0/m को एक हम नया कांस्टेंट दे देते हैं α0 और ω0 = होता है √k/m जो कि दोलित्र की स्वाभाविक आवृत्ति होती है। तो मान लेते हैं कि ऊपर वाली इक्वेशन का कुछ ऐसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है स्थायी अवस्था में x = x0 sin ओमेगा t - थीटा। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 3।
स्थायी अवस्था आने पर प्रणोदित दोलनों का आयाम नियत रहता है तथा आवृत्ति बाह्य बल की आवृत्ति के बराबर होती है। तो ऊपर वाली इक्वेशन में बाह्य बल की आवृत्ति ओमेगा है, इसलिए हमने इसको ओमेगा से माना है, और थीटा आरोपित बल तथा परिणामी विस्थापन के मध्य कलांतर है। अगर हम इस इक्वेशन से dx अपॉन dt निकालेंगे तो हमारे पास आएगा ओमेगा x0 cos ओमेगा t माइनस थीटा, और d2x अपॉन dt2 निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x0 साइन ओमेगा t माइनस थीटा। समीकरण 3, 4 और 5 से मान हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x0 साइन ओमेगा t माइनस थीटा प्लस लैम्डा अपॉन m जो है वो 2r के बराबर है, तो 2r ओमेगा x0 cos ओमेगा t माइनस थीटा प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर x0 साइन ओमेगा t माइनस थीटा इज इक्वल टू अल्फा 0 साइन ओमेगा t। इस इक्वेशन में जब दोनों साइन वाले टर्म्स हम एक साथ ले लेते हैं और जिसमें साइन जो लास्ट टर्म है अल्फा 0 साइन ओमेगा t, इसमें हम माइनस थीटा और प्लस थीटा कर लेते हैं, तो हमारी टर्म आ जाएगी ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों में x0 साइन ओमेगा t माइनस थीटा कॉमन ले लिया, 2r ओमेगा x0 cos ओमेगा t माइनस थीटा इज इक्वल टू अल्फा 0 साइन ओमेगा t माइनस थीटा और प्लस थीटा कर लिया। साइन ओमेगा t माइनस थीटा को हम a मान लेते हैं, तो हमारे पास साइन a प्लस b का फॉर्मूला आ गया, और उसका मान होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। इससे हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमारे पास बच रहा है ओमेगा 0 माइनस ओमेगा 0 x0 साइन ओमेगा t माइनस थीटा प्लस 2r ओमेगा x0 cos ओमेगा t माइनस थीटा इज इक्वल टू अल्फा 0 साइन ओमेगा t माइनस थीटा cos थीटा प्लस अल्फा 0 cos ओमेगा t माइनस थीटा एंड साइन थीटा। अब ये मान लीजिए यह है हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। अब समीकरण 6 में हम दोनों तरफ साइन ओमेगा t माइनस थीटा और कॉस ओमेगा t माइनस थीटा के गुणांकों की तुलना कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन ओमेगा t माइनस थीटा का गुणांक हमारे पास है ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x0, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है साइन ओमेगा t माइनस थीटा का कोफिशिएंट अल्फा 0 cos थीटा। तो ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x0 हो जाएगा अल्फा 0 cos थीटा के बराबर। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 7, और सिमिलरली 2r ओमेगा x0 हमारे पास हो जाएगा अल्फा 0 साइन थीटा के बराबर। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 8। उपरोक्त दोनों समीकरणों को वर्ग करके जोड़ने पर, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा 0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x0 स्क्वायर ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2r ओमेगा का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन से अगर हम x0 स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास आ जाएगी x0 स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा 0 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आएगा ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हमको तो वैल्यू निकालनी है x0 की, तो x0 हो जाएगा, इस राइट हैंड साइड का भी हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो अल्फा 0 ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 9। इसी तरह से अगर हम tan थीटा निकालना चाहते हैं तो इक्वेशन 8 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 7 करेंगे, तो अल्फा 0 साइन थीटा अपॉन अल्फा 0 कॉस थीटा, तो हमारे पास आ गया 2r ओमेगा x0 डिवाइडेड बाय ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड x0। दोनों कैंसिल हो गए, 2r ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसको हम कह सकते हैं, इससे अगर हम थीटा निकालें तो हमारे पास आएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन 8 में हमने x0 का मान निकाला है और इक्वेशन 9 में हमने थीटा का मान निकाला है। ये दोनों मान हम इक्वेशन 3 में रख देते हैं तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो हमारे पास आया x इज इक्वल टू अल्फा 0 डिवाइडेड बाय ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 साइन ओमेगा t माइनस tan इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 10।
उपरोक्त समीकरण किसी क्षण t पर प्रणोदित दौलित्र का विस्थापन बताता है। चालित दौलित्र का आयाम समय t पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात समय के साथ नियत रहता है, लेकिन यह बाह्य बल की आवृत्ति पर निर्भर करता है। अब कैसे निर्भर करता है? हम लोग ले रहे हैं फर्स्ट केस व्हेन ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा 0, अर्थात चालक की आवृत्ति चालित की स्वाभाविक आवृत्ति से कम है। तो अवमंदन कम होने पर, अर्थात जब r टेंड्स टू 0 होगा तो हमारे पास x0 बचेगा अल्फा 0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा 0 बराबर है f0 अपॉन एम के और ओमेगा 0 स्क्वायर बराबर है k अपॉन एम के। दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास आया f0 अपॉन k। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 11 तथा आप जब tan थीटा निकालेंगे तो हमें मिलेगा tan थीटा टेंड्स टू 0 या थीटा टेंड्स टू 0। इसका मतलब है कि इस परिस्थिति में चालक बल तथा विस्थापन समान कला में होता है और दोलन का आयाम द्रव्यमान या अवमंदन पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि केवल बल नियतांक पर निर्भर करता है। ये हम देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 11 से। x0 का मान जो है वो केवल k पे और f0 पे डिपेंड कर रहा है और किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। केस सेकंड हम लेते हैं जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 है, अर्थात चालक की आवृत्ति चालित की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है। तो हमारे पास आएगा x0 इज इक्वल टू अल्फा 0 अपॉन √4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा 0 अपॉन 2r ओमेगा, या हम इसको लिख सकते हैं अल्फा 0 अपॉन केस है, चूंकि हमारा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 तो ओमेगा की जगह हम ओमेगा 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे, ओमेगा 0 एंड 2r। अल्फा 0 बराबर है f0 अपॉन एम के, ओमेगा 0 और 2r बराबर है लैम्डा अपॉन एम के। m से m कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा f0 अपॉन ओमेगा 0 एंड 1 अपॉन लैम्डा। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 12 है। इसे अनुनाद की स्थिति कहते हैं। अनुनाद की स्थिति में आयाम अवमंदन गुणांक r पर निर्भर करता है। अवमंदन कम होने पर आयाम अधिक होता है और यदि अवमंदन 0 है तो आयाम जो है वो मैक्सिमम होता है। तो इसको हम निकाल सकते हैं x0 बराबर है अल्फा 0 अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 से x0 का मान अधिकतम होने के लिए डिनोमिनेटर का मान जो है वो न्यूनतम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर का मान न्यूनतम निकालने के लिए इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को निकाल के उसको हम 0 के बराबर सब्सटीट्यूट करेंगे और उसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आया 2 ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर बाय 2 मान लेते हैं। तो x का मैक्सिमम मान हमारे पास आ रहा है अल्फा 0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4r स्क्वायर ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस 4r4। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा 0 अपॉन 2r हमने कॉमन ले लिया, मतलब 4r स्क्वायर कॉमन लिया तो स्क्वायर रूट से बाहर आके 2r बचा और अंडर स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास बचेगा ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 13। अतः चालक की आवृत्ति के एक विशेष मान पर दौलित्र का आयाम महत्तम हो जाता है और इस घटना को आयाम अनुनाद या एम्पलीट्यूड रेजोनेंस कहते हैं और इस विशेष आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो प्रणोदित आवर्ती दौलित्र के लिए अनुनादी आवृत्ति fr इज इक्वल टू होती है ओमेगा r अपॉन 2 पाई, या ये 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। यदि अवमंदन 0 है अर्थात r इज इक्वल टू 0 है तो ओमेगा r इज इक्वल टू ओमेगा 0 अर्थात दौलित्र की अनुनादी कोणीय आवृत्ति चालित की स्वाभाविक कोणीय आवृत्ति के बराबर होती है तथा आयाम जो है वो महत्तम होता है और वो अनंत होता है। यदि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 होता है तो tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, या हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। अर्थात अनुनाद की स्थिति में
दौलित्र का विस्थापन प्रेरक बल की कला से π/2 कोण पीछे होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने प्रेरक बल की आवृत्ति और आयाम के बीच में ग्राफ खींच रखा है। शून्य रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर शून्य आयाम की स्थिति, शून्य अवमंदन की स्थिति में आयाम जो है वो मैक्सिमम होता है, इन्फिनिटी। जैसे जैसे अवमंदन का मान बढ़ता जाता है आयाम जो है वो कम होता जाता है, और उच्च अवमंदन के केस में आयाम सबसे कम होता है। अगला टॉपिक है विशेषता गुणांक। प्रणोदित सलत आवर्ती दौलत्र के अनुनाद पर आयाम तथा बाह्य आवर्ती बल की अनुपस्थिति में अथवा शून्य आवृत्ति पर दौलित्र के आयाम की निष्पत्ति को दौलित्र का विशेषता गुणांक कहते हैं। देखिए विशेषता गुणांक डिफाइन किया जाता है Q से। उसको डिफाइन करते हैं अनुनाद पर आयाम डिवाइडेड बाय बाह्य आवर्ती बल की अनुपस्थिति में आयाम। तो अवमंदन बल अगर नगण्य है तो Q इज इक्वल टू ω0 टो अपॉन ω0 डिवाइडेड बाय α0 अपॉन ω0 स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे ω0 टो या ये होगा ωr2। थर्ड केस है जब ओमेगा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ω0, अर्थात चालक की आवृत्ति चालित की स्वाभाविक आवृत्ति से अधिक है। तो अवमंदन कम होने की स्थिति में अर्थात r टेंड्स टू 0, तो आयाम हो जाएगा x0 इज इक्वल टू α0 अपॉन ओमेगा स्क्वायर लगभग, या हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 2r अपॉन ओमेगा। तो जैसे जैसे प्रेरक बल की आवृत्ति बढ़ती जाती है दोलन का आयाम घटता जाता है तथा tan थीटा टेंड्स टू -1 हो जाता, tan थीटा टेंड्स टू -0, या हम इसको लिख सकते हैं थीटा टेंड्स टू पाई हो जाता है, अर्थात विस्थापन प्रेरक बल से कला में विपरीत होने लगता है।